बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्व, जिसमें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। इनमें क्षार धातुओं को फर्स्ट ए उपवर्ग में और क्षारीय मृदा धातुओं को सेकेंड ए उपवर्ग में स्थान दिया गया है। चूंकि एस उपकोष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अतः एस ब्लॉक में 2 ही उपवर्ग आते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ए उपवर्ग को पढ़ेंगे और उसमें आवर्त सारणी में फर्स्ट ए उपवर्ग अर्थात क्षार धातुओं के तत्वों की स्थिति की विवेचना पढ़नी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट ए उपवर्ग में कौन कौन सी धातुएं हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के फर्स्ट ए उपवर्ग में H को छोड़कर यानी हाइड्रोजन को छोड़कर 6 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हो गए ये तत्व क्षार धातु, जिसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, ये तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं ये बता दें। क्योंकि इनके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय और हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार हैं। तो ये क्लियर हो गया। इनमें Fr यानी फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इनमें फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्लियर हो गया। फिर इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होती है, अतः इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अतः इन्हें एक साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में स्थान दिया गया है। क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण, जिसमें सबसे पहला पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सबसे पहले बना ही लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम लेते हैं लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांसियम 87 क्लियर हो गया। ये हैं 5 तत्व, 6 तत्व जिसमें हमने हाइड्रोजन को नहीं लिखा है। अब इन सब के आगे इनके निकटतम अक्रिय गैसों को लिखेंगे। लिथियम के निकटतम अक्रिय गैस है हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सोडियम के निकटतम है नियान, जिसमें 10 जाते हैं। पोटेशियम के निकटतम है आर्गन, जिसमें 18 जाते हैं। रुबिडियम के निकटतम है क्रिप्टॉन, जिसमें 36 जाते हैं। सीजियम के निकटतम है जीनान, जिसमें 54 जाते हैं। और फ्रांसियम के निकटतम है रेडान, जिसमें 86 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इतना समझ में आ गया।
अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में चले गए, बचा एक, तो हो जाएगा 2s1। यहाँ 2p6 हो जाता है 3s1। बस अब ऐसे ही लिखते जाइए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। क्योंकि इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है, इसी कारण इन्हें एक साथ s ब्लॉक के फर्स्ट A उपवर्ग में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 है और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के s उपकोष में प्रवेश करता है। अतः इन्हें एक साथ s ब्लॉक के फर्स्ट A उपवर्ग में एक साथ रखा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है और उसे बोलेंगे संयोजकता। संयोजकता में क्या बोलेंगे भाई, देखें। क्योंकि बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अतः अपना ये अष्टक पूरा करने के लिए या निकटतम अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। अतः इनकी संयोजकता एक होती है। समझ में आ गया। तो क्षार धातुओं की संयोजकता एक होती है, क्योंकि ये अपनी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है कि फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्व प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये तत्व बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर M प्लस प्रकार का धन आयन बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको देखें कैसे बनाते हैं। जैसे Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जितना जिस तत्व के ऊपर आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और चौथा पॉइंट होता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। तो फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या आवर्त में सबसे अधिक
होती है जो उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। इतना समझ में आ गया? नीचे आने पे बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अब इसके बाद आते हैं घनत्व पर। बच्चों, घनत्व आकार पे निर्भर होता है। जितना छोटा आकार होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। क्योंकि इनका आकार आवर्त में सबसे अधिक है, इसी कारण इनका घनत्व आवर्त में सबसे कम होता है। क्लियर हो गया? तो बोलेंगे क्षार धातुओं का घनत्व आवर्त में सबसे कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि आकार सबसे अधिक है। जो उपवर्ग में नीचे आने पर घटता जाता है। अब नीचे आने पे घनत्व क्यों घट रहा है? क्योंकि नीचे आने पे आकार भी बढ़ रहा है, इसलिए घनत्व घटता जाता है। इसी कारण क्षार धातुएं नर्म मोम जैसी होती हैं। समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं परमाणु आयतन। आयतन निर्भर होता है आकार पर। जितना ज्यादा आकार उतना ही ज्यादा आयतन। तो हम क्या कहेंगे? चूंकि क्षार धातुओं का आकार आवर्त में सबसे अधिक है, इसलिए इनका आयतन भी आवर्त में सबसे अधिक होगा। ठीक है? तो क्षार धातुओं का परमाणु आयतन आवर्त में सबसे अधिक होता है। जो उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। अब नीचे आने पे आयतन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नीचे आने पर आकार भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए परमाणु आयतन भी नीचे आने पे बढ़ता जाता है। इतना समझ गए? अब इसके बाद आते हैं आयनन ऊर्जा पर। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से अब स्टार्ट है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबको आवर्त सारणी के जो आवर्ती गुण पढ़ाए गए थे तो उसमें बताया भी गया था। किसी उदासीन गैसीय विलग परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है वह उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि ये अपनी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या बहुत बड़ी होती है, इसलिए इनके नाभिकीय आवेश बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम पहुंचता है। अतः इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण इनकी आयनन ऊर्जा आवर्त में सबसे कम होती है। क्लियर हो गया? ये हम कैसे जानेंगे? परमाणु त्रिज्या से। तो परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम बोलेंगे कि क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा आवर्त में सबसे कम होती है। जो उपवर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। समझ में आ गया? नीचे आने पे क्यों घट रही है? क्योंकि आकार लगातार बढ़ रहा है नीचे आने पर, इसलिए आयनन ऊर्जा भी नीचे आने पर घटती जाती है। इसी कारण
क्षार धातु सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा क्या है कि किसी उदासीन गैसीय विलग परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्योंकि क्षार धातु इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करते क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या बहुत बड़ी होती है और नाभिकीय आवेश बहुत कमजोर। वो नाभिकीय आवेश इतना कमजोर होता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन को, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है। लेकिन इनकी आयरन ऊर्जा का मान सेकेंड डे से अधिक, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सेकेंड डे से अधिक होता है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्षार धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकेंड ए से अधिक होती है। जो उपवर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत कम होता है, इसी कारण क्षार धातु ऋण आयन नहीं बनाते। इतना समझ गए। अब इसके बाद आते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, अब इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको समझे कि सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में सबसे कम होती है। आवर्त में सबसे कम होती है। जो उपवर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं धन विद्युतीय गुण। चूंकि क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, इसी कारण ये तत्व प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। इनका यह गुण उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। इतना क्लियर हो गया। फिर आते हैं अपचायक गुण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को ही उसकी अपचायक क्षमता कहेंगे। ठीक है। क्योंकि क्षार धातुएं प्रबल धन विद्युतीय होती हैं, अतः ये प्रबल
अपचायक भी होती हैं। इनका या इनकी अपचायक क्षमता उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या है? धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि क्षार धातुएं प्रबल धन विद्युतीय होती हैं, अतः आवर्त में क्षार धातुओं का धात्विक गुण सबसे अधिक, धात्विक गुण सबसे अधिक होता है, जो उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। इसके बाद आते हैं क्रियाशीलता। चूंकि क्षार धातुएं तेजी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, अतः ये अत्यंत क्रियाशील धातु होती हैं। इसी कारण इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। इन्हें वायु में या जल में नहीं रखते, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होती हैं और तेजी से क्रिया कर जलने लगती हैं। वायु में भी जलने लगती हैं और जल के साथ भी तेजी से क्रिया कर जलने लगती हैं। अब समझ में आ गया सबको?